देवरानी जेठानी का 100 बीघे वाली पुरानी हवेली में ससुराल। ओहो, ये जेठानी जी भी ना पता नहीं क्यों मुझसे बैर लेती रहती है। अरे अभी अभी तो मैं बोल कर गई थी कि यहाँ से अपना सामान हटा लेना, मुझे सफाई करनी है, लेकिन मजाल नहीं है जो मेरी कोई बात सूखाली से मान ले। ओ आशा, ज्यादा मौके का फायदा उठाकर मुझे बातें मत सुनाओ, समझ में आया? हटा रही हूं मैं अपना सामान। खुद का जब पूरे घर में सामान फैला रहता है तब इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरा जरा सा सामान ही इसे काट रहा है। भाभी, सारी आवाजें आ रही हैं मुझे, यूं ना सोचना कि मैं कुछ सुन नहीं रही हूँ। हाँ तो सुन लो, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? बस बस बस, अब बस भी करो बहुओं, कैसे बच्चों की तरह झगड़ रही हो। जब देखो तुम्हारी ये लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। जरा सा सामान है, तू हटा लेना सुधा, और तू सफाई कर दे। सरस्वती के बोल जाने पर दोनों बहुएं चुप हो गईं। आशा और सुधा दोनों सरस्वती की बहुएं थीं। वो एक ही शहर में रहते थे और हर जरूरत की चीज उनके पास थी। अरे बहू, जरा देखना, ये ब्रेड टोस्टर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाँ माँ जी, कल इसके अंदर से आवाज भी आई थी। हे भगवान, ये चीजें भी ना धोखा देती रहती हैं। माँ जी, कल तो माइक्रोवेव से भी आवाज आ रही थी। अरे आने दो, अब क्या बस इन्हीं चीजों को सही करवाने पर लगे रहें? सरस्वती ऐसे बोलकर गुस्सा करती हुई कमरे में चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज जब सरस्वती सुबह के वक्त चाय पी रही थी। हाँ सासू माँ जी, क्या हो गया? सरस्वती, मेरी बच्ची, यहाँ आ। क्या हो गया माँ जी? क्या बात है माँ? हाँ माँ जी, मैं बस मैं आ रही हूँ, आप मेरा इंतजार करना। बहुओं, मेरे कपड़े पैक करो, मैं आगरा जा रही हूँ। और हाँ, तुषार और मोहित को भी बुला लेना। क्या बात है माँ? बहुओं, तुम्हारी दादी सास जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अपनी आखिरी सांस गिन रही हैं मानो वो, और ऐसे में उन्हें मेरी याद आ रही है, तो मैं बस उनके पास जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो फिर माँ जी, हमें भी उन्हें देखने जाना चाहिए, आखिर हम उनकी पोती समान हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बहुओं, तुम्हें भी उन्हें मिलने जाना चाहिए। सरस्वती की बात सुनकर दोनों बहुओं ने भी आगरा जाने की तैयारी शुरू कर दी। सरस्वती ने अपने बेटों को बुला लिया, जिसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर आगरा के गांव में जाने को निकल गए। उनके घर से आगरा ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 1 घंटे के सफर के बाद। सुनिए, ये तो शायद किसी हवेली का दरवाजा लगता है। आप इसमें गाड़ी क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि इसी दरवाजे से हम हवेली तक पहुंचेंगे। अच्छा। सुधा और आशा दोनों शांत होकर बैठ गईं। गाड़ी उस दरवाजे में घुसकर धीरे धीरे चलने लगी। गाड़ी जिस जगह से चल रही थी वो एक पतला सा रास्ता था और उसके इर्द गिर्द बहुत ही सुंदर फूलों के बगीचे आ रहे थे। वाह, कितने सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं। अभी आगे देखना और क्या क्या आएगा। गाड़ी ऐसे ही चलती गई और फूलों के बगीचे पार करने के बाद बड़े बड़े से सुंदर पेड़ों का एरिया आया। काफी देर तक यही सब नजारे चले। उसके बाद आशा ने पूछा, माँ जी, हम कब से बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, हमारा ससुराल कब आएगा? बहुओं, तुम अभी तक समझी नहीं? अरे ये तुम्हारा ससुराल ही तो है जो उस दरवाजे के बाद से चल रहा है। क्या? तुम्हारा ससुराल 100 बीघा जमीन में है। लो, आ गई हवेली। सरस्वती के इशारा करने पर दोनों बहुओं ने हवेली की तरफ को देखा और उसे देखकर उन दोनों की आंखें फट गईं। 100 बीघा जमीन पर इतनी बड़ी हवेली खड़ी हुई थी कि उसका शुरुआत और अंत तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। माँ जी, हमसे मजाक ना कीजिए। बहुओं, ये कोई मजाक नहीं है, चलो अब बाहर आओ। देखो, सभी स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। सरस्वती अपनी बहुओं के साथ गाड़ी से उतरी। वैसे तो वो पुरानी हवेली थी, लेकिन देखने से काफी ज्यादा सुंदर थी। हवेली के दरवाजे पर हवेली के 2-4 नौकर और सरस्वती की नंदे खड़ी हुई थी। सरस्वती भाभी, शहर जाकर तो आप शहर की ही होकर रह गई। कितने दिनों बाद दीदार हुए हैं आपके। अरे हमारी बहुएं भी साथ आई हैं। आओ बेटियों। नमस्ते बुआ सास जी। नमस्ते नमस्ते, अच्छा किया जो तुम दोनों भी साथ आ गई। अम्मा भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। अब कैसी है अम्मा की तबीयत? अभी तो ठीक नहीं है। सरस्वती, सरस्वती, मेरी बच्ची आ गई तू? हाँ अम्मा, आ गई। सरस्वती जल्दी जल्दी से कमला के कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं आशा और सुधा ने पहली बार 100 बीघा जमीन का ससुराल देखा था तो उनके कदम ही चलना रुक से गए थे। वो अंदर से अपनी हवेली को निहार रही थी। आशा, ये कितनी बड़ी हवेली है।
हमारी हवेली देखकर तुम्हें ऐसे ही हैरानी होगी। शहर में कहाँ होते हैं 100 बीघा जमीन के घर। हाँ, मैं तुम्हें अम्मा के पास ले चलती हूँ, उसके बाद तुम जितना चाहे उतना घर देख लेना। दोनों बहुएं कमला के पास चली गई। कमला के कमरे तक चलकर जाने में ही दोनों के पाँव की तुत्ती बोल गई। भगवान, अभी कितना चलना है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मोहल्ला पार कर दिया हो। मेरे भी पाँव दुख रहे हैं। बहुओं, तुम तो जवान खून हो, तुम भी ऐसे कर रही हो? चलो हिम्मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अपनी बुआ सास जी की बात सुनकर बहुओं में हिम्मत सी आई और लगभग आधे घंटे चलने के बाद वो अपनी दादी सास जी के कमरे तक पहुंची, जहां उन्होंने कमला से मुलाकात की। अरे मेरी बच्चियां भी आई हैं, आ जाओ मेरी बच्चियों, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। कमला आशा और सुधा को देखकर काफी खुश हुई। कुछ देर बहुएं उसके पास बैठी कि इतने में ही शाम हो गई। और सरस्वती भाभी, शाम में क्या खाओगी? मैं मंगवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, बाहर से कुछ मत मंगवाना, बहुएं है ना, ये खाना बना लेंगी। बहुओं, बना पाओगी? जरूर बुआ जी। सुधा और आशा को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस चुनौती को दावत दे दी थी। उनके ऐसे बोलने पर उनकी बुआ सास उन्हें रसोई में ले गई, जहां दोनों बहुएं रसोई का आकार देखकर ही बेहोश होने को तैयार थी। सुधा भाभी, ये रसोई है या कोई मैदान? इतनी बड़ी रसोई कौन बनाता है? अरे जरा इसमें सामान देखो, न गैस चूल्हा है, ना कोई इलेक्ट्रिक राइस कुकर, ना माइक्रोवेव है और ना ही कोई और सहूलियत की चीज। भाभी, हमें चूल्हे को फूंक फूंक कर खाना बनाना होगा। हे भगवान, कहाँ फंस गए? चलो काम शुरू करते हैं। सुधा ऐसे बोलकर चूल्हे के पास गई और चूल्हा फूंक फूंक कर आग जलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने कभी पहले ये सब नहीं किया था, इसीलिए उसने इतनी तेज फूंक मारी कि चूल्हे की सारी कालिक उसके मुंह पर ही आ गई। भाभी, आप कितनी फनी लग रही हो। अच्छा, ऐसा है तो जरा तुम जलाकर देख लो, इसे जलाना आसान नहीं है। सुधा के बोलने पर आशा आग जलाकर बैठी। उसने चूल्हा तो जला दिया, लेकिन उससे ऊपर खाना नहीं बन पाया। कच्चा पक्का जला हुआ सा दोनों बहुओं ने खाना बनाया, जो कि सभी को खाना पड़ा। ऐसे ही अगले दिन, हमें इससे सफाई करनी है। भगवान, मुझे तो इसे इस्तेमाल किए हुए सालों हो गए। खैर आशा, देर न लगाओ, चलो मिलकर सफाई करते हैं। सुधा और आशा दोनों सफाई करने लगी। अभी आधे घर की भी झाड़ू नहीं लगी थी कि दोनों ही बहुओं को बहुत ज्यादा थकान होने लगी। हे भगवान, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। आशा, हिम्मत से काम लो, हम ये कर सकते हैं। सुधा और आशा ने ऐसे ही एक दूसरे की हिम्मत बनकर झाड़ू के काम को भी निपटाया और फिर उन्होंने सभी के लिए खाना बनाया। इस सब में बहुओं की अच्छी कसरत हो जाती थी। हे भगवान, ये सबसे खूबसूरत पल होता है मेरे दिन का। ऐसे ही सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक बार ऐसा हुआ कि पुरानी हवेली में रात के वक्त लाइट चली गई। उस वक्त दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में थीं। हे भगवान, ये कैसे गुप अंधेरा हो गया है यहाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुधा ऐसे बोल ही रही थी कि उसे हवेली में कोई चमकती हुई चीज अपनी तरफ को आती हुई दिखाई दी। बचाओ। भाभी, क्यों चीख रही हो? ये मैं हूँ, आशा। आशा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एक तो पहले ही ये हवेली ऐसी लगती है जैसे खाने को आ रही है, ऊपर से बिजली चली गई है। ये पुरानी हवेली है। डरो नहीं, ये तो मैं हूँ। तुम्हें यहाँ डर लग रहा है? वैसे लगेगा ही, शहर में ऐसे बिजली नहीं जाती है ना। आओ सभी हॉल में आ जाओ। दोनों बहुएं हॉल में आ गई, जहां बस चिरागों से उजाला हो रहा था। ऐसे में उन्हें कभी किसी की पायल बजने का वहम होता तो कभी कुछ और। ऐसे ही डरते डरते उनकी रात कटी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बहुओं का एक एक दिन उस हवेली में सजा की तरह कटता था। लगभग 1 महीना होने जा रहा था, लेकिन अभी तक बहुओं को उस हवेली की आदत नहीं हुई थी और दादी सास जी की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन बहुएं बोली, माँ, आप बुरा मत मानना, लेकिन हम तो बस अपनी बात रख रहे हैं। वो मैं कह रही थी कि दादी सास जी को क्यों ना शहर लेकर जाया जाए। गांव के मुकाबले वहां अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, जहां दादी सास जी की इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। ये तो तुमने सही कहा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ठीक है, तुषार, मोहित, दादी माँ को घर लेकर चलने की तैयारी करो। सरस्वती के बोलने पर उसके दोनों बेटे अपनी दादी को लेकर जाने को राजी हो गए। बस फिर क्या था, उसी दिन कमला को शहर लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। अब कमला सही होती जा रही थी, बहुएं भी उसका अच्छे से ख्याल रखती थीं और अब बस सब कुछ ठीक होने पर था।
बहन, हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई थी। जब से मैंने इसे मंदिर में देखा था तब से मैंने पक्का मन बना लिया था कि अब यही मेरे 1000 बीघा घर की बहू बनेगी। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, आप बताओ। अब आप सामने से रिश्ता मांग रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। इस गरीब माँ की बेटी 1000 बीघा के घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर रिश्ता पक्का। मैं पंडित जी से इस महीने की 15 तारीख की शादी को लेकर आई हूँ। उस दिन इनकी शादी होगी। अच्छा, हम चलते हैं। इतना कहकर गायत्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमित्रा और याशिका बहुत खुश होती हैं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता जो तय हो गया है। ये गरीब माँ अब चैन से मर सकती है। माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं भी गर्व से कहूंगी लोगों को कि मेरा ससुराल 1000 बीघा में फैला अमीर ससुराल है। यहाँ एक कमरे के ससुराल में खाना सोना सब होता था, वहाँ तो इससे बड़ा बाथरूम होगा। यशिका और सुमित्रा आज बहुत खुश थीं, क्योंकि यशिका के रिश्ता एक अमीर घर में लगा था। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द यशिका की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। माँ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? आखिर मैं इतने अमीर घर में जा रही हूँ। जानती है ना आप, मेरा 1000 बीघा का ससुराल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट हो। हाँ बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है। अब ठंड बढ़ती जा रही है, चल, मंडप पर शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। यशिका आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी शादी अभिषेक से जो हो रही थी। अब शादी करके यशिका अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपना 1000 बीघे में फैला ससुराल देखकर दंग रह जाती है। कितना बड़ा और सुंदर ससुराल है मेरा। दरवाजे पर कितनी ठंड लग रही है, पर अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है। लगता है अंदर ठंड से बचने की सारी सुविधा है। बहू, बाहर बहुत ठंड है। अब जल्दी से तुम इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर आ जाओ। हाँ भाभी, जल्दी आ जाओ, अंदर हीटर चल रहा है। इस तरह ठंड में यशिका पैरों से कलश गिराकर घर में जाती है और अपने 1000 बीघा में फैले ससुराल को देखती है। मेरा ससुराल सच में कितना बड़ा है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यशिका अपना 1000 बीघा में फैला ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद गायत्री अपनी बहू को घर की जिम्मेदारी देती है। बहू, ये तेरा छोटा सा मायका नहीं बल्कि 1000 बीघा में फैला ससुराल है, इसलिए तुझे यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी। पर तू हिम्मत मत हारना और आज रसोई का काम संभाल। पहली रसोई है तेरी आज, फिर धीरे धीरे मैं तुझे इस घर के सारे तौर तरीके और काम समझा दूंगी। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं अकेली सब संभाल लूंगी। यशिका अपनी सास की बातों को सिर आंखों पर रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर जब सबको परोसती है तो खाना खाते हुए काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये रोटी तो ठंडी हो चुकी है, हमें तो गर्म रोटी खाने की आदत है। आप एक काम करो, तवे से निकलती रोटी लेकर यहाँ आ जाओ और ये खाना फिर से गर्म करके लाओ। ठंड बहुत हो रही है, इतना ठंडा खाना नहीं खाया जाएगा। पर काजल, ये खाना इतना भी ठंडा नहीं है, अभी ही बनाया था। अब मैं क्या करूँ, किचन इतना दूर है तो। हम जानते हैं यशिका, पर क्या करें, हमें बिल्कुल गर्म खाना खाने की आदत है। ठीक है। ठंड में कांपती हुई यशिका डाइनिंग हॉल से चलकर बड़ा लिविंग हॉल पार करके उदास चेहरा लेकर फिर से रसोई में जाती है और खाना गर्म करके बाहर आती है और रसोई में खड़ी होकर रोटी बनाती है और गैस कम करके वहीं गर्म रोटी अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देने जाती है। कुछ देर बाद जब सब खाना खा लेते हैं तो अकेले यशिका सिंक में बर्तन धोती है। कितना बड़ा ससुराल है, गर्म रोटी के चक्कर में किचन से डाइनिंग हॉल तक कितने चक्कर कटवाए इन्होंने। इतनी दूर है यार किचन से डाइनिंग हॉल, और अब कितने सारे बर्तन हो गए हैं। मैं अकेली घर का काम कर रही हूँ सुबह से, कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। घर के कामों से थककर यशिका अपने कमरे में सोने जाती है, पर तभी अभिषेक उसे एक और नया काम बता देता है। यशिका, सोने से पहले मेरी सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर दो। और हाँ, ये मेरी फाइल ड्रॉर में रख दो और मेरा सामान, परफ्यूम सबको संभाल के रख दो, ताकि सुबह कुछ ढूंढने में तुम्हें दिक्कत ना हो। लगता है 1000 बीघा के इस अमीर ससुराल में मुझे नींद नसीब नहीं होगी। यशिका अपने पति का काम खत्म करके उसी वक्त सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और नाश्ता बनाकर यशिका आराम करने के लिए बैठती है। तभी वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। ये देखो भाभी, मेरे कमरे की क्या हालत है। मेरी अलमारी कपड़ों से भरी है, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े बाहर निकल रहे हैं और ये चद्दर पिछले 2 हफ्तों से बदली नहीं गई है और पूरे कमरे में जाले हो गए और फर्श भी कितना गंदा है। मेरी कॉपी किताब भी इधर उधर फैली है। मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने कमरे की सफाई कर लूं, पर आज मेरा एग्जाम है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो आज आप घर का बाकी काम छोड़कर मेरे कमरे की सफाई कर दो। क्या
इतनी ठंड में मैं अकेली इतना सारा काम? भाभी, इतना भी काम नहीं है, आप कर लोगी। एक बार फिर यशिका घर का सारा काम खत्म करती है और जैसे ही आराम करने के लिए बैठती है तभी गायत्री उससे कहती है, बहू यहाँ आराम कर रही है और पूरा मशीन कपड़ों से भरा हुआ और कुछ कपड़े मशीन के बाहर रखे। आज हल्की हल्की धूप निकली है, मैं तो कहती हूँ आज ही सारे कपड़े धोकर रख दे, कल का काम तेरा ही आसान होगा। ये कहाँ फंस गई मैं? इससे तो अच्छा मेरा छोटा सा मायका था 4 दीवारी का। 1000 बीघा का ससुराल मेरे लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ एक कोने में रसोई है तो दूसरे कोने में कमरे। रोज चलते चलते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। जो यशिका शादी से पहले अपने 1000 बीघा अमीर ससुराल के नाम से खुश हो रही थी, आज वही यशिका अपने 1000 बीघा वाले ससुराल से परेशान हो जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुझे ससुराल में आए इतने दिन हो गए पर गार्डन एरिया को देखकर लग नहीं रहा कि तूने एक भी दिन गार्डन एरिया साफ किया हो। माँ जी, 1000 बीघा का ससुराल है, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? और ये गार्डन एरिया कितना गंदा और बड़ा है। कम से कम एक नौकर तो होना चाहिए ना घर के कामों में मेरी मदद करने के लिए। मैं गरीब घर की लड़की इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लगा वो मेरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लेगी, घर की साफ सफाई अच्छे से करेगी। पर तुझे तो अमीरों वाले शौक चढ़ गए, नौकर चाहिए इन्हें। मुझे नौकरों पर विश्वास नहीं है। जब तू नहीं थी तो अकेले मैं पूरे घर का काम करती थी और मेरा 1000 बीघा में फैला ये घर शीशे की तरह चमकता था। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी सफाई करनी शुरू कर दे, हो जाएगा 2-3 घंटे में काम खत्म। अगर मुझे पता होता कि मेरी खुशी ही मेरे दुख का कारण बनेगी तो मैं कभी भी 1000 बीघा के अमीर ससुराल के नाम पर शादी नहीं करती। अब यशिका अंदर ही अंदर घुटने लगती है और शाम को जब अभिषेक घर आता है तो उससे इस बारे में बात करती है, पर अभिषेक भी उसकी परेशानियों को नहीं सुनता। यशिका, मैं जानता हूं हमारा घर बड़ा है, पर इस घर की बहू तो अब तुम ही हो। तुम्हें यह सब संभालना होगा, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक की बात सुनकर यशिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह गायत्री की नजर अपने पूरे घर पर पड़ती है और वो घर में गंदगी देख अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे पूरा घर घुमाती है और साथ में गंदगी भी दिखाती है। ये देख घर का हॉल, घर में मेहमान आ रहे हैं, सभी मेहमान यहीं बैठेंगे। देख टेबल कितनी गंदी है और दीवारों पर जाले जमे हुए हैं, इसकी सफाई कौन करेगा? और मैंने तुझे ड्राइंग रूम भी दिखाया था, वो भी कितना गंदा है। और तू हॉल के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर देख, चारों तरफ कमरे हैं पर उनके बाहर रत्ती भर भी सफाई नहीं हुई है। तू कैसी सफाई करती है? आज घर के कामों में लग जा, कल मेहमान आने वाले हैं, घर की पूरी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। पर माँ जी, इतनी ठंड में मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? तो बहू मैं कौन सा तुझ पर दबाव बना रही हूँ कि आज ही खत्म कर, नीचे का काम आज कर ले, बाकी का काम कल कर लेना। अब यशिका अकेले पूरे हॉल की सफाई करती है और बाकी जगह की भी। अगले दिन घर में मेहमान आ जाते हैं और तभी गायत्री की नजर दीवारों पर और पेंटिंग पर जमी धूल पर पड़ती है और वो काजल को बुलाकर उसे यशिका के पास भेजती है। भाभी, आपने अच्छे से सफाई नहीं करी है। माँ ने कहा है कि मेहमान ऊपर आए उससे पहले इस पूरी गैलरी की सफाई कर लो। काजल, मैं अकेली हूँ, तुम भी घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद करवा दो। हमारा घर कोई 1-2 कमरे का नहीं बल्कि 1000 बीघा में फैला है। भाभी मेरे बस की नहीं है घर के काम करना, आप खुद देखो कैसे करना है। काजल यशिका की काम करने में हेल्प नहीं करती और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अकेली यशिका एक स्टूल पर खड़ी होकर दीवार से जाले साफ कर रही होती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो ऊपर गैलरी से नीचे मेहमानों के सामने गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। भगवान गायत्री, आखिर तुम अपनी बहू से कितना काम करवाती हो कि वो ऊपर सफाई करते करते नीचे गिर गई। कितना खून निकल रहा है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ, कहीं तुम्हारी बहू को कुछ हो ना जाए। और थोड़ा तरस खाओ अपनी बहू की हालत पर। यशिका, माँ क्या हुआ मेरी यशिका को? अब पूरा परिवार यशिका को अस्पताल ले जाता है, जहां यशिका 4 दिनों तक बेहोश रहती है। और इन 4 दिनों में काजल और गायत्री न केवल घर के सारे काम करती हैं बल्कि हॉस्पिटल के चक्कर भी काटती हैं, जिसके बाद दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद जब यशिका ठीक होकर घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में एक नौकर है और गायत्री अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे समझना चाहिए था, 100 बीघा में फैला हमारा घर है, तू अकेले इतना सब कुछ कैसे संभाले कि अगर मैंने शुरुआत में ही नौकर रख दिया होता तो शायद तेरी ये हालत ना होती। उस दिन के बाद गायत्री अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती है और उसकी मदद करवाती है। वहीं नौकर के आने की वजह से यशिका को अब घर के कामों में काफी मदद भी मिलती है।